आज हम आपको पर्सी नाम के एक जियोग्राफर की सच्ची कहानी बताने वाले हैं जो 1923 में अपने बेटे जैक के साथ अमेज़न के जंगलों में एक खुफिया शहर की खोज में गया था। उसका मानना था कि वहाँ की जंगलों में एक ऐसा शहर है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। जिसने भी वहाँ जाने की कोशिश की है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया, क्योंकि वो अमेज़न का जंगल था जहाँ आदमखोर आदिवासी रहते हैं और ना जाने कितने 100 सालों से उन्होंने किसी बाहरी इंसान को नहीं देखा। पर्सी उन जंगलों में पहली बार नहीं जा रहा था। वो वहाँ 17 साल पहले भी गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के चलते उसे दोबारा कभी वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। पर्सी और उसके बेटे को नहीं पता था कि ये सफर शायद उनका आखिरी सफर होने वाला है, क्योंकि इसके बाद वो दोनों कहाँ गायब हो गए इसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता चल पाया है। आखिर उन दोनों के साथ अमेज़न के जंगलों में क्या हुआ था? पर्सी और उसके बेटे की सच्ची कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1905 में। हम यहाँ पर्सी फॉसेट नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर को देखते हैं जो अपने साथी ऑफिसर्स के साथ शिकार के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। एक हिरण का काफी देर तक पीछा करने के बाद पर्सी उसका शिकार करके उस कंपटीशन को जीत जाता है। सभी ऑफिसर्स के लिए शिकार के बाद एक शानदार पार्टी रखी गई थी और उस कंपटीशन को जीतने वाले को एक बड़े ऑफिसर से मिलने का मौका मिलने वाला था। पर हम देखते हैं कि कुछ लोग उस ऑफिसर को पर्सी से मिलने के लिए मना करते हैं, क्योंकि पर्सी के पास कोई मेडल नहीं था और मेडल ना होने की वजह से उसे एक निचले दर्जे का ऑफिसर समझा जाता था। पर्सी को इस बात का बहुत दुख था कि काबिलियत होने के बाद भी उसके हाथ से मौके छूटते जा रहे थे। इसके 1 साल बाद हम देखते हैं कि पर्सी को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की तरफ से एक बुलावा आता है। जब वो उनसे मिलने के लिए लंदन जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग उससे एक नक्शा बनवाना चाहते हैं। दरअसल उन दिनों ब्राजील और बोलिविया के बीच में उनके बॉर्डर को लेकर लड़ाई चल रही थी और वो चाहते थे कि ब्रिटिश उनके लिए बॉर्डर के नक्शे तैयार करे ताकि किसी भी तरह का पक्षपात ना हो। रॉयल सोसाइटी वाले उसे कहते हैं कि अगर वो ये काम कर देता है तो उसे और उसके परिवार को सम्मान दिया जाएगा और साथ ही उसे प्रमोशन भी मिलेगा। पर्सी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने घर जाकर इसके बारे में अपनी वाइफ को बताता है। नीना फॉसेट उसका पूरा सपोर्ट करती है, क्योंकि ये पर्सी के लिए एक बड़ा मौका था। उसके साथ इस सफर में हेनरी कॉस्टिन नाम का एक और आदमी था। कॉस्टिन अपने काम में माहिर था पर थोड़ा लापरवाह भी था। वो दोनों कुछ हफ्तों के सफर के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और वहां का नक्शा तैयार करने लगते हैं। उस पूरे एरिया के मैप को बनाने में उन्हें कई साल लगने वाले थे और अभी तो उन्होंने बस शुरुआत की थी। उन जंगलों में बैरन नाम का एक बिजनेसमैन रबर का बिजनेस करता था। एक रात जब सभी जश्न मना रहे थे तो एक ऑफिसर पर्सी को बताता है कि उन्हें एक टेलीग्राम आया है जिसमें लिखा था कि अब उन्हें मिशन को यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि ब्राजील और बोलिविया के बीच में लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है और यहाँ उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इतनी दूर तक आने के बाद पर्सी पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। वो कहता है कि अब वो अपने काम को पूरा करके ही वापस लौटेंगे। इसके बाद वो दोनों बैरोन के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जिन्हें वहाँ के जंगलों के बारे में पता हो। बैरोन उसे एक आदिवासी देता है जिसे उसने बहुत दिनों से बंदी बना रखा था। इसके बाद वो सभी नदी के बीच से होते हुए जंगल की दूसरी ओर जाने लगते हैं। उन्हें अपने रास्ते में एक जर्मन शिप दिखाई देता है जिसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। वो जब उसे आवाज देते हैं तो वो आदमी उन्हें कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे आदिवासियों ने मार दिया था। हम देखते हैं कि उनके इलाके में आते ही वो उनके ऊपर नुकीले तीरों से हमला करने लगते हैं। इस हमले में उनका एक आदमी जख्मी होकर पानी में गिर जाता है। जब पर्सी उसे बचाने के लिए पानी में जाता है तो वो दोनों मछुआरों के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। उस नदी में बहुत सारी पिराना मछलियां थी जो उन्हें नोच नोच कर खाने लगती हैं। पर्सी की जान तो बच गई थी पर वो उसे नहीं बचा पाता। इसके बाद वो सभी नदी के किनारे आते हैं। वो आदिवासी पर्सी से कहता है कि इन जंगलों में कभी सोने से बना हुआ एक शहर हुआ करता था। वो कहता है कि मैं एक आदिवासी हूँ, मैं इन्हीं में से एक हूँ, इसीलिए मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बाहर से आया है, इसीलिए वो यहाँ से जिंदा निकल पाए इसकी संभावना बहुत कम है। उस रात वो उसी जंगल में रुक जाते हैं। पर्सी उस सोने के शहर के बारे में सोच रहा था, पर उसे ये बस एक मनगढ़ंत कहानी लगी। उस रात वो सभी वहीं रुकने का फैसला करते हैं और अगली सुबह वो फिर से उन घने जंगलों के बीच में निकल जाते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद वो जंगलों के बीचों बीच पहुंच गए थे। कॉस्टिन वहां पहुंचकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अभी तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया था। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके साथ का आदिवासी वहां से भाग चुका था। उन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए उस जंगल में वो खाने के लिए एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं। अंदर जाने पर पर्सी को पता चलता है कि वहां तक पहुंचने वाले वो इकलौते नहीं थे, क्योंकि उसे वहां कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जिसका मतलब ये था कि उनसे पहले भी वहां कोई आया था। इसके बाद वो अपनी नाव लेकर उन जंगलों से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ सालों के बाद जब पर्सी वापस अपने देश लौटता है तो बहुत सारे लोग उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि उसने जो काम किया था वो अपने आप में बहुत सम्मान की बात थी और उसे इसके लिए मेडल भी दिया जाता है।
हम देखते हैं कि शहर के सभी जाने माने लोगों की सभा बैठाई गई थी, जो सिर्फ पर्सी की खोज के बारे में सुनने के लिए आए थे। पर्सी उन्हें कहता है कि उसे जंगलों में कुछ पुराने दस्तावेज और औजार मिले और उसे यकीन था कि अगर वो और भी अंदर जाएंगे तो शायद उन्हें बहुत सारा सोना मिल सकता है, जिसके बारे में उस आदिवासी ने बताया था। ये सब सुनकर सभी लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं और वो पर्सी को उसकी खोज जारी रखने के लिए कहते हैं। पर्सी को वापस अपने देश लौटे अभी कुछ महीने ही हुए थे और वो दोबारा से अमेज़ोनिया के जंगलों में जाने वाला था। नीना उसे कहती है कि वो उसके साथ चलना चाहती है क्योंकि अब वो इस तरह अकेले नहीं रह सकती। पर्सी उसे साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। उन दोनों में बहुत बहस होती है, लेकिन पर्सी उसे अपने साथ नहीं ले जाता। कुछ महीनों के बाद वो दोबारा से उन जंगलों में पहुंच गए थे। इस बार उनके साथ जेम्स मरे नाम का एक आदमी भी आया था, क्योंकि वो भी उस सोने के शहर की खोज का हिस्सा बनकर फेमस होना चाहता था। पर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि उसके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं थी। नदी से गुजरते वक्त वो आदिवासी उनके ऊपर फिर से हमला करते हैं, लेकिन इस बार पर्सी उनसे डरकर भागता नहीं, बल्कि वो उनके सामने आता है और उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। वो आदिवासी उसे अपने साथ ले जाते हैं। कॉस्टिन को लगा कि उन्होंने पर्सी को मार दिया, पर वो जिंदा था। हमें पता चलता है कि वो इंसानों को खाने वाले आदमखोर आदिवासी थे। पर्सी उनसे उस सोने के शहर के बारे में पूछता है, पर उन्हें ऐसे किसी शहर के बारे में नहीं पता था। पर्सी को उनके इशारों की भाषा समझ आती थी। वो देखता है कि ये आदिवासी जंगल में खेती भी करते थे, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात थी। वो सभी आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जेम्स उनका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे अब किसी सोने के शहर पर भरोसा नहीं था। वो उन्हें वापस लौटने के लिए कहता है, पर पर्सी पर उस शहर को ढूंढने का भूत सवार था। नदी को पार करते वक्त जेम्स उनकी नाव का बैलेंस बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से वो सभी नदी में गिर जाते हैं और उनका बहुत सारा खाना खराब हो जाता है। जेम्स के पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा था। वो अब उनके साथ आगे जाने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो जेम्स को वापस भेज देंगे। वो उसे एक घोड़ा और उसकी जरूरत के लिए खाना देते हैं, ताकि वो सफर के दौरान भूख से न मर जाए। जेम्स वापस चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसने उनके खाने में तेल मिला दिया था, जिसकी वजह से उनका पूरा राशन खराब हो चुका है। कॉस्टिन उसे कहता है कि अब हम भी आगे नहीं बढ़ सकते, हमें भी वापस लौटना पड़ेगा। इस बार उन्हें अपने देश खाली हाथ जाना पड़ता है, लेकिन जब वो वापस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जेम्स ने उनके खिलाफ कोर्ट केस कर दिया है। वो सभी को बताता है कि पर्सी और उसके दोस्त उसे अकेले छोड़कर चले गए थे। कॉस्टिन उसके सारे इल्जामों को डिनाई करता है, पर फिर भी पर्सी उससे माफी मांगने के लिए तैयार था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जेम्स की शर्त है कि वो नीना के सामने उससे माफी मांगे, वो उस गलती के लिए माफी नहीं मांगना चाहता था जो उसने की ही नहीं, और इसीलिए वो अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देता है। पर्सी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब वो अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि जो कोई भी ड्यूटी पर नहीं है उन्हें अब वॉर में जाना पड़ेगा। अब क्योंकि पर्सी ने अभी अभी रिजाइन दिया था, इसीलिए उसका भी बॉर्डर पर जाना कंपलसरी था। पर्सी का बेटा जैक अब काफी बड़ा हो चुका था और वो अपने डैड से खुश नहीं था, क्योंकि पर्सी ने उन्हें कभी अपना समय नहीं दिया। उन दोनों के बीच में बहुत बहस होती है, जिसमें पर्सी जैक को थप्पड़ भी मारता है। इसके ठीक 2 साल बाद हम देखते हैं कि पर्सी अब कॉस्टिन के साथ जंग में था और उन्हें नहीं पता था कि ये लड़ाई कब तक खत्म होगी। अपने बॉर्डर की रक्षा करते करते पर्सी हमेशा उस शहर के बारे में सोचता रहता था, जिसकी खोज में वो उन जंगलों में गया था। इसी तरह कुछ और साल बीत जाते हैं। एक दिन जब पर्सी अपनी सेना के साथ दुश्मनों पर हमला कर रहा था, तो उन्होंने सामने से क्लोरीन गैस को फेंक दिया, जिसके कांटेक्ट में आते ही कई लोग मारे गए और पर्सी को भी अपनी आंख की रोशनी गंवानी पड़ी, जिसके बाद उसे रिटायर कर दिया गया। पर उसकी आंखें परमानेंटली डैमेज नहीं हुई थी। पर्सी को उसकी बहादुरी के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया था। उसे आज अपनी हालत पर बहुत तरस आ रहा था, पर उसका बेटा जैक उसे दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह कुछ महीने और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि पर्सी की आंखें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। एक दिन कुछ लोग उससे मिलने आते हैं, जो पर्सी को उसकी बहादुरी के लिए उसकी तारीफ कर रहे थे। वो उसे बताते हैं कि उसकी इस खोज की वजह से कई लोग वहां जाने के लिए प्रेरित हुए हैं, लेकिन वो चाहते थे कि पर्सी एक बार फिर से उस शहर की खोज में अमेज़ोनिया में जाए, क्योंकि अगर किसी ने उससे पहले उसे ढूंढ लिया तो शायद इतिहास पर्सी को कभी याद नहीं रखेगा। पर्सी को पता चलता है कि उन लोगों को उसके बेटे जैक ने बुलाया था। जैक उसे कहता है कि इस खोज में वो भी उसके साथ चलना चाहता है। पर्सी खुश था कि उसका बेटा अब धीरे धीरे उसे समझने लगा है। इस बार जैक उसे इस खोज पर चलने के लिए बहुत मोटिवेट करता है, जिसके बाद पर्सी ये अनाउंस करता है कि वो और उसका बेटा दोनों अगले 3 साल के लिए उस खोए हुए शहर की खोज में जा रहे हैं। वहां बैठे सभी लोग उनके इस फैसले से बहुत खुश थे और उनके इस मिशन के लिए वो उन्हें पैसे देने के लिए भी तैयार थे। पर्सी कॉस्टिन को भी अपने साथ चलने को कहता है, पर कॉस्टिन अब बूढ़ा हो चुका था। वो कहता है कि अब उसकी बीवी है, बच्चे हैं और वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता।
पर्सी को लगा कि शायद उसे उस खोए हुए शहर पर यकीन नहीं है, पर कॉस्टन की भी अपनी कुछ मजबूरियां थी। पर्सी अपने सीनियर से कहता है कि जब उसे वो खोया हुआ शहर मिल जाएगा तो वो उसे निशानी के तौर पर अपनी घड़ी भेजेगा। इसके बाद पर्सी और जैक दोनों ही अपने सफर पर निकल जाते हैं। उस समय देश के लगभग 4 करोड़ लोग उनसे उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि वो अपनी इस खोज से देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन अगले 1 साल में ही उनके साथ आए सभी लोग वापस लौटने लगे थे। वो दोनों उस नदी से होते हुए दोबारा उन कबीले वालों के पास जाते हैं जिनसे पर्सी 10 साल पहले मिला था। साथ ही साथ वो समय समय पर अपने लोगों को खत लिखकर आदिवासियों के बारे में बता रहे थे। उस कबीले का मुखिया उनसे बहुत अच्छे से पेश आता है। पर्सी अपने बेटे के साथ वहाँ बहुत सारी तस्वीरें खींचता है। उसे उम्मीद थी कि अगले 1 महीने में उन्हें वो खोया हुआ शहर मिल जाएगा, क्योंकि मुखिया ने उसे एक जगह का रास्ता बताया था जहाँ पर कुछ निशान बने हुए थे। वो किसने बनाए थे उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर वो कई सालों से वहाँ थे। इसके बाद वो दोनों उनके बताए हुए रास्ते पर निकल जाते हैं। एक दिन जंगल से जाते वक्त उन्हें कुछ और आदिवासी मिलते हैं। पर्सी को लगा कि वो भी पिछले वालों की तरह ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका झुंड उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर खुले मैदान की ओर भागते हैं। क्योंकि वो दोनों कबीले एक दूसरे के दुश्मन थे, इसीलिए उन दोनों में लड़ाई होती है। वो जैक और पर्सी को पकड़ लेते हैं। उन्होंने उन दोनों के हाथ पैर बांध दिए थे। पर्सी को उनकी भाषा नहीं आती थी। वो बस उनके सामने सिर झुकाकर बैठा हुआ था, इस उम्मीद में कि वो उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन आदिवासियों का मानना था कि वो दोनों उनमें से एक नहीं हैं। उनकी आत्माएं हम में से एक नहीं। पर्सी जैक से कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, पर जैक का मानना था कि वो अब मरने वाले हैं। वो आदिवासी उन्हें एक दवाई पिलाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि उन्हें एक नदी की ओर लेकर जाया जा रहा है, और उसके बाद क्या हुआ वो अभी तक किसी को नहीं पता चला। इसके कई सालों बाद हम नीना फॉसेट को देखते हैं। उसे उम्मीद थी कि उसके पति अपने बेटे के साथ वापस लौटेंगे। वो उन्हें पर्सी की वो घड़ी दिखाती है जिसे उसे एक ब्राजीलियन आदमी ने दिया था। ये वही घड़ी थी जिसे पर्सी उस खोए हुए शहर के मिलने के बाद संदेश के तौर पर भेजने वाला था। पर वो आदमी नीना से कहता है कि वो पहले ही उन्हें ढूंढने के लिए 100 से भी ज्यादा लोगों को भेज चुके हैं, और अब उसे मान लेना चाहिए कि वो दोनों वापस नहीं आने वाले। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि नीना अगले कई सालों तक अकेले ही अपने पति और बेटे को अमेजोनिया के जंगलों में ढूंढती रही, लेकिन वो दोनों उसे कभी नहीं मिले, और उनकी तलाश करते करते 1954 में नीना की भी मौत हो गई। ये पर्सी फॉसेट और उसके बेटे जैक फॉसेट की सच्ची कहानी थी, जो 1925 में अमेजोनिया के जंगलों में रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। वैसे भी अमेजोन कोई छोटी जगह तो है नहीं। अगर उसे इंडिया से कंपेयर करें तो ये पूरा जंगल इंडिया से भी 2 गुने साइज का है। इसीलिए आज तक भी उनका कोई नामो निशान नहीं है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।